नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है न्यूक्लियर पैरिटी एंड न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। तो ये आज हम कवर करेंगे। द फर्स्ट वी विल कवर न्यूक्लियर पैरिटी, ठीक है। सो द टॉपिक्स इन न्यूक्लियर पैरिटी डेट वी विल कवर इज what the nuclear parity is, what are its eigen values, ठीक है ना, and how the nuclear parity is a multiplicative quantum number, समझ में। then we will see parity of a single particle like nucleon, the orbital parity जिसको हम special parity भी बोलते हैं, intrinsic parity, ठीक है ना, and then we will finally conclude a formula for the parity of a single particle, ठीक है ना। then we will see parity of many particle system like a nucleus, ठीक है ना। then we will see how to calculate the parity of a nucleus. After that parity for even nuclei, odd nuclei, ठीक है ना, odd nuclei. So this we will see. Then we will see spectroscopic notation for nuclear state, or we call it a spin parity state, ठीक है ना, how it is spectroscopic notation is written, we will see. Then parity is a conserved quantity, we will see, and then few examples based on previous questions that have came in examination, ठीक है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम 3 क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन हम देखेंगे। देन वी विल मूव टू न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स, व्हाट न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स इज, ठीक है ना, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, है ना, कंजर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन न्यूक्लियर फिनोमेना, एंड वी विल सी एन एग्जांपल, ठीक है। देन वी विल समराइज। सो दिस इज आवर टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट। देखो, द वे आई हैव रिटन इट माइट लुक ओवर एक्सप्लेनेटरी टू यू, ठीक है ना। एक्चुअली इट इज़ रिटन सो दैट इवन इफ यू ट्राई टू रीड इट बाय योर सेल्फ यू विल बी एबल टू नो, ठीक है ना, इवन विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन। समझ में आया चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स वाई आई हैव सेड दैट इट माइट लुक ओवर एक्सप्लेनेटरी, है ना। इट इज़ रिटन सो दैट यू विल गेट इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट वी विल स्टडी न्यूक्लियर पैरिटी। तो देखो, न्यूक्लियर पैरिटी या पैरिटी ऑफ न्यूक्लियर स्टेट क्या है, इट्स एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटम नंबर, एक तरीके का क्वांटम नंबर ही है ये, ठीक है ना, दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर वेव फंक्शन अंडर स्पेशल इन्वर्जन, ठीक है। तो वैसे तो पैरिटी क्या होता है, पैरिटी क्वांटम नंबर ही है जो किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है हाउ इट बिहेव्स अंडर स्पेशल इन्वर्जन, वो किस तरीके से स्पेशल इन्वर्जन बिहेव करता है वेव फंक्शन, वो बताता है। तो न्यूक्लियर पैरिटी के लिए क्या होगा, हाउ द न्यूक्लियर वेव फंक्शन बिहेव्स अंडर स्पेशल इन्वर्जन, ठीक है। सो व्हेन वी से स्पेशल इन्वर्जन द इट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, गेट्स फ्लिप्ड, ठीक है। सपोज आर वेक्टर इज देयर, देन अंडर पैरिटी ऑपरेशन, ठीक है, इट्स चेंज टू माइनस आर। समझ में। तो जो पैरिटी ऑपरेटर होता है, अब जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का, अब ये पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पार्टिकल का कोई वेव फंक्शन होगा। अब ये वेव फंक्शन इस पार्टिकल की हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा, व्हाट इज इट्स एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, स्पिन, ऑल स्टफ, ठीक है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगा इस पार्टिकल की हमें इस वेव फंक्शन से मिलेगी। सो हाउ दिस वेव फंक्शन बिहेव्स अंडर स्पेशल इन्वर्जन इज गिवन बाय पैरिटी, ठीक है। तो वो हम जानेंगे। तो पैरिटी ऑपरेटर को हम पाई कैप से भी डिनोट करते हैं या पी कैप से भी डिनोट करते हैं। समझ में आई बात। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो सिंपली पी से भी डिनोट करते हैं और पाई से डिनोट करते हैं, यदि मैं आइगन वैल्यूज़ की बात करूँ। समझ में आया। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार आप बुक्स में देखोगे तो इंटरचेंजेबली कभी पाई कभी पी का इस्तेमाल करते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। समझ में आया। तो पैरिटी ऑपरेटर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को, जैसे मैंने बताया। तो अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेदर द वेव फंक्शन इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। हमें आंसर जो है हमारे सिंपली क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को मिरर इमेज की तरह लेना है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन होगा थ्रू ओरिजिन, तो सेम ही तो चीज़ है, ठीक है ना। इट बिहेव्स एज आर हैज गोट रिफ्लेक्टेड थ्रू ओरिजिन एंड इट बिकम्स माइनस आर। तो जैसे यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो x विल बिकम माइनस एक्स, वाई विल बिकम माइनस वाई, जेड विल बिकम माइनस जेड। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, ठीक है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में r जो वेक्टर होगा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। थीटा बिकम्स पाई माइनस थीटा, ठीक है, और फाई बिकम्स फाई प्लस के पाई। तो देखो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो 8 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है ना, 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यदि आप गौर से यदि देखो, मेरे पास यदि कोई वेक्टर है, ठीक है ना, ये सपोज मेरे पास आर वेक्टर होगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड क्या होगा, यही तो होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। सपोज ये कोई पी कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो लेट अस अज्यूम इट इज़ जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, वाई हो गया। तो ठीक है, तो आर जो होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आर की तरफ। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ना वो नेगेटिव नहीं देगा, ये आर ही मिलेगा मुझे, क्योंकि ये ऑक्टेट है, ठीक है ना। क्या है, ऑक्टेट है। ये हमारे पास 2D की तरह नहीं है कि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। समझ में आया।
थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब हम देखो जनरली अब इस थीटा की यदि मैं मेज़र करूँ तो थीटा क्या होगा, हम ऐसे तो मेज़र करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, यो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। हम जेड एक्सिस से मेज़र करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, इस पूरे में से पाई में से क्या माइनस कर दूंगा, थीटा। तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये थीटा माइनस के पाई, ठीक है, क्योंकि मुझे पोलर एंगल से मेज़र करना है। इसी तरीके से फाई क्या होगा मेरे पास, प्लस में आ जाएगा। समझ में आई चीज़ें। तो ये आपको जस्ट इमेजिन करना है, वो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पैरिटी ऑपरेटर जब किसी भी वेव फंक्शन पर एक्ट करेगा, तो वेव फंक्शन पर जब सब ये एक्ट करेगा तो क्या होगा, मेरे पास स्पेशल इन्वर्जन होगा। तो देखो ये स्पेशल इन्वर्जन हुआ, ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, तो इट्स एन ऑपरेटर, इट विल हैव सम आइगन वैल्यू। तो सपोज पाई इट गिव सम आइगन वैल्यू पाई, समझ में आया। तो ये मेरे पास इसने सपोज कोई आइगन वैल्यू मुझे दी, ठीक है, समझ में आई बात। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, यदि मैं पैरिटी ऑपरेटर को देखो ट्वाइस, 2 बार ऑपरेट करूं, तो ये मैंने 1 बार ऑपरेट किया था, तो मैं यदि इस पर 2 बार ऑपरेट करूं, तो जो मैं पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार ऑपरेट करूंगा, तो देखो 1 बार ऑपरेट कर दिया, दूसरी बार ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यही तो आएगा, ठीक है। मैं फिर से इस पर मैंने ऑपरेट कर दिया दूसरी बार, ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। तो पैरिटी ऑपरेटर इसको क्या करेगा, इन्वर्जन कर देगा, स्पेशल इन्वर्जन होगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा, समझ में आया, ठीक है। देखो आर था तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर है तो प्लस आर हो जाएगा, सिंपल है, कोई डाउट है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, है ना, तो ये है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जो पैरिटी ऑपरेटर होगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आई कैप। तो आइगन वैल्यू क्या होगा, पाई स्क्वायर 1, ठीक है, और पाई का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस के 1 मिलेगा, ठीक है। तो 2 आइगन वैल्यू मेरे पास आती है। तो यदि पाई इज इक्वल टू +1 है, तो इसका मतलब जो मेरा वेव फंक्शन होगा अंडर पैरिटी ऑपरेटर इट बिकम्स दिस वन, ये प्लस आएगा, ठीक है। तो +1 का मतलब इवन पैरिटी या पॉजिटिव पैरिटी, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या होगा, सिमेट्री है अंडर स्पेशल इन्वर्जन। और यदि नेगेटिव होगा, तो पाई की वैल्यू यदि मेरे पास नेगेटिव आती है, तो इट मीन्स वेव फंक्शन जो होगा अंडर स्पेशल इन्वर्जन वो माइनस साइन शो कर रहा है, फ्लिप होगा साइन, ठीक है। तो होगा एंटी सिमेट्रिक अंडर स्पेशल इन्वर्जन। तो वेव फंक्शन जो होता है ना हमारे पास पैरिटी का ऑपरेटर का जो वेव फंक्शन होगा, इट शुड हैव डेफिनेट पैरिटी, तभी हम कहेंगे कि फाई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर पी, समझ में आया। तो ये है, तो ये मेरे पास कोई वेव फंक्शन है और मेरे पास ऑपरेटर होगा, तो ये वेव फंक्शन इसका आइगन फंक्शन तभी होगा इफ दिस वेव फंक्शन हैज डेफिनेट पैरिटी। तो डेफिनेट पैरिटी मींस आइदर इट हैज टू बी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, या मैं कहूँ आइदर द वेव फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं ये लिख दूँ सपोज, ठीक है, ये सपोज मेरे पास कोस प्लस साइन, ठीक है ना, ये सपोज कोस एक्स प्लस साइन एक्स मैंने कोई वेव फंक्शन ले लिया, तो ये क्या मेरे पास इवन फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, ओड फंक्शन है। तो इसमें देखो इवन प्लस ओड दोनों आ गए, तो इसकी डेफिनेट पैरिटी नहीं मिलेगी मुझे, समझ में, इसकी डेफिनेट पैरिटी नहीं है। तो इट हैज़ टू बी आइदर इवन और इट हैज़ टू बी आइदर ओड, ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट वेव फंक्शन हैज डेफिनेट पैरिटी, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहें, द वेव फंक्शन हैज़ टू बी आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अंडर स्पेशल इन्वर्जन, समझ में आया। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पॉइंट ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है, जो पैरिटी है एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यदि मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, तो जो टोटल पैरिटी होगी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पैरिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। कहने का बात मतलब है, मेरे पास सपोज एक सिस्टम हो गया, ठीक है ना, और इसमें 2 पार्टिकल हैं ए और एक पार्टिकल क्या हो गया बी, समझ में आया। तो टू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम सपोज इट्स वेव फंक्शन इट इज रिटन बाय व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ए, है ना, एंड वेव प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ बी। सो वेव फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, है ना, इट हैज 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, लेट अस assume it has 2 particles A and B. Now it has 2 particles A and B, so its total wave function will be the product of the wave function of the individual, ठीक है ना। Now what will happen, जब हम इस पर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर इंडिविजुअल अप्लाई होगा, ठीक है ना, वो इस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है, और वो हमने इस पर अप्लाई किया, ठीक है, समझ में आया। और पैरिटी ऑपरेटर बी, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दोनों के फ्लिप होंगे, या मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखूं तो इसको, क्योंकि वेव फंक्शन इज अ प्रोडक्ट, है ना, तो पैरिटी भी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सपोज ये R1 है, ये क्या है R2 है, तो मैं क्या करूँगा -R1, ये यहाँ क्या लिखना पड़ेगा -R2 अंडर वाट व्हेन आई विल अप्लाई पैरिटी ऑपरेटर, समझ में आया, ठीक है। तो इस केस में मुझे मान लो पाई 1 मिलता है, इस केस में मुझे मान लो पाई 2 मिलता है, तो ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है, ये टोटल पैरिटी आ गई, समझ में आया। सो टोटल सिंस वेव फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल्स,
पैरिटी विल ऑल्सो बी द प्रोडक्ट ऑफ द पैरिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सो पैरिटी का एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर होगा। तो पैरिटी यदि मैं लिखूँ, मैं टोटल पैरिटी मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, ठीक है। यदि मैं दो सिस्टम है, एक पहले वाले पार्टिकल की और ये मेरे पास दूसरे वाले पार्टिकल की, ठीक है, समझ में आया। तो हम तो यदि यहाँ पर क्या डिस्कस करें, न्यूक्लियस का केस हमने डिस्कस करा है। तो न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ए पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो ये देखो, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये क्या होता है, समेशन का मतलब प्लस करना, जोड़ना। तो देखो i इज इक्वल टू 1 से लेके ए तक है। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतने ही तो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में। कैसे डिनोट करते हैं, तो हमारे पास पाई टोटल होगा, ठीक है ना। अब पाई 1 मल्टीप्लाई बाय पाई 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 3, ये ध्यान रखना। काफ़ी बुक्स में पाई को जैसे मैंने बताया पी से लिखते हैं, तो पी टोटल में क्या लिखूंगा, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो, तो जो पैरिटी होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में या न्यूक्लियर फिनोमेना में पैरिटी कंजर्व्ड होती है स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में। अब ये मैं एडिशनल पॉइंट ही आप सिंपली यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जब मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो पार्टिकल फिजिक्स में हम समझेंगे किस तरीके से स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में पैरिटी क्या होती है, कंजर्व होती है, ठीक है। तो बस फिलहाल आप यहाँ पर यही ध्यान रखना है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ठीक है। तो पैरिटी जो है स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में कंजर्व होते हैं। जहाँ वीक इंट्रैक्शंस होते हैं जैसे बीटा डीके, वहाँ पर पैरिटी कंजर्व नहीं होती, यानी जो मेरे पास रिएक्शंस में इनिशियल पैरिटी होगी वो इक्वल नहीं होगी फाइनल पैरिटी के, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी, समझ में। दूसरा, न्यूक्लियर पैरिटी जो होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियर स्टेट होती है उनको क्लासीफाई करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। और इन अल्फा डीके वेदर द ट्रांजिशन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है, अल्फा डीके में ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा वो हमें पैरिटी से पता चल जाता है। तो दीज आर जस्ट सम एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है ना। व्हेन टाइम विल कम वी विल डिस्कस देम एट देयर रिस्पेक्टिव लेक्चर्स, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने न्यूक्लियन की तरफ। तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियन की पहले बात करते हैं। तो जो सिंगल न्यूक्लियन हमारे पास है, या कोई जनरल केस हो गया, कोई पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है ना, यदि वो सेंट्रल पोटेंशियल में है तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा ऑफ दैट पार्टिकल, हम उस पार्टिकल का टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, है, ठीक है। ये मेरे पास स्पेशल पार्ट हो गया और ये मेरे पास उसका स्पिन पार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस वन इज स्पेशल पार्ट और दिस वन इज स्पिन पार्ट, ठीक है। तो हम जानते हैं, मैंने बताया था स्पिन पार्ट वो स्पेशल पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियल फॉर्म में, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, हमने इसको स्पेशल हार्मोनिक फॉर्म्स में या एंगुलर पार्ट में, ठीक है। तो ये रेडियल पार्ट हो गया, ठीक है, रेडियल पार्ट हो गया, इसी को हमने लिखा। ये मेरे पास एंगुलर पार्ट हो गया, ठीक है ना, और ये मेरे पास स्पिन पार्ट हो गया। ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है ना, जब मैंने हाइड्रोजन एटम का भी केस लिया था और जनरल केस में भी आपको बताया था। तो स्पेशल पार्ट को हमने रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में तोड़ दिया और इनको मैंने डराइव भी किया किस तरीके से स्पेशल हार्मोनिक है, जिसको हम एंगुलर पार्ट भी बोलते हैं, उसकी क्या वैल्यू आती है। तो जब हम पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो ये तो एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या करें, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है ना, ठीक है, क्या लिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास तो पैरिटी जब टोटल वेव फंक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, तो जो रेडियल पार्ट है, ठीक है ना, तो रेडियल पार्ट पे क्या होता है, यदि आपको ध्यान हो तो रेडियल पार्ट में आर में आर चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। थीटा क्या हो जाता है, थीटा माइनस के पाई, सॉरी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और फाई क्या होता है, फाई प्लस के पाई, ठीक है। तो रेडियल पार्ट तो देखो सेम रहेगा, देखो रेडियल पार्ट सेम रहेगा, स्पिन पार्ट का कोई जिक्र नहीं है, स्पिन पार्ट भी सेम रहेगा। तो अंडर पैरिटी ऑपरेशन या मैं बात करूँ स्पेशल इन्वर्जन में जो रेडियल और स्पिन पार्ट है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर पार्ट हमारा चेंज होता है, ठीक है। अब तो एंगुलर पार्ट में देखो, एंगुलर पार्ट पे ही हमने सिंपली पैरिटी ऑपरेटर आप लगाओ, पूरे पे लगेगा वैसे तो, वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो ये थीटा माइनस पाई हो गया और ये फाई प्लस पाई हो गया, ठीक है। अब स्पेशल हार्मोनिक्स को मैंने अच्छे से आपको बताया है किस क्या क्या इसकी वैल्यू होती है। आप वहाँ पे थीटा को पाई माइनस थीटा और फाई प्लस पाई से रिप्लेस कर दोगे तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हमें मिलता है बाहर जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, माइनस के 1 टू द पावर l, समझ में आया। तो कितना मिलता है, ये हमारे पास ये वेव फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास मिलता है ये, और ये मेरे पास आइगन वैल्यू हो गई है ना पैरिटी ऑपरेटर की, या मैं कहूँ ये हमारे पास क्या हो गया, पैरिटी आ गई, ठीक है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये स्पेशल पैरिटी तो है,
ये क्या है, स्पेशल पैरिटी है, या हम कह सकते हैं इट हैज़ एल यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, ठीक है ना। सो पार्टिकल हैज़ एंगुलर मोमेंटम, सो ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम पैरिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व, इसको ऑर्बिटल पैरिटी भी बोल देते हैं। तो ऑर्बिटल पैरिटी है, या जनरली जो हो तो स्पेशल पैरिटी होगा, तो जो स्पेशल पैरिटी है ऑफ न्यूक्लियन की वो कितने आई, -1 L, ठीक है। और हमने बताया जनरल केस मैंने बताया चाहे तो +1 होगा या -1 होगा, वो डिपेंड करेगा एल पर, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो जैसे सपोज हमारे पास जो न्यूक्लियन है वो सपोज इस स्टेट में है, ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0 हो गई, तो एल की वैल्यू 0 हो गई तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी +1, तो इवन पैरिटी। यदि न्यूक्लियन, एक सिंगल न्यूक्लियन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस स्टेट में, तो पी की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ऑर्बिटल पैरिटी कितनी आएगी -1 आ जाएगी, समझ में आया। तो ये सिंपल है। अब देखो बात करते हैं इंट्रिंसिक पैरिटी की। तो देखो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफ़ी बुक्स में इंट्रिंसिक पैरिटी के बारे में जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप क्रेन का बुक पढ़ोगे, ठीक है ना, या मार्टिन में, उसमें इसके बारे में मेंशन है, तो है ना। तो फॉर इफ आप MSc फिजिक्स करोगे तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, नहीं तो आपको फिर भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखो इन एडिशन टू पैरिटी एसोसिएटेड विद स्पेशल वेव फंक्शन, हमने देखा स्पेशल वेव फंक्शन के साथ पैरिटी एसोसिएटेड होती है, तो वो भी ऑर्बिटल पैरिटी आई है, या इसको स्पेशल पैरिटी हम बोलते हैं। लेकिन अब पार्टिकल कैन ऑल्सो हैव एन इंट्रिंसिक पैरिटी, पार्टिकल जो होता है उसकी एक इंट्रिंसिक पैरिटी भी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ऑर्बिटल मोशन, वो ऑर्बिटल मोशन पर डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे हमने भी देखा, तो ऑर्बिटल मोशन पर कितने आए थे, ये आए थे, तो लेकिन एक और पैरिटी उसके पास होती है, ठीक है ना। This parity is associated with the spatial wave function, but there is also the parity associated with internal wave function. Sometimes it is called internal wave function, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक पैरिटी। तो उसको जनरली लिखते तो पाई से ही हैं, काफ़ी बुक्स में पाई से लिख देते हैं, फिर उसके आगे हम ये मेंशन कर देते हैं। नहीं तो जो जर्नल वगैरह है आप सन की वेबसाइट वगैरह पर देखोगे तो वो ईटा से लिखते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें ईटा से ही लिखा गया है, तो ईटा से हम लिखते हैं, और ये +-1 हो सकता है। तो ये एक्चुअली में है क्या, कहाँ से आई है, क्या मतलब है। तो देखो इंट्रिंसिक पैरिटी जो है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। जैसे भाई मास होता है, एक पार्टिकल होगा, उसका एक मास होगा, चार्ज होता है, उस पर कुछ स्पिन होता है उसका कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी एक इंट्रिंसिक पैरिटी होगी। तो ये मतलब एक उस तरीके से उसकी एक पहचान है, ठीक है ना, उस पार्टिकल की क्या होगी, एक पहचान है, नंबर, ठीक है। हाउ अंडर स्पेशल इन्वर्जन, भाई स्पेशल इन्वर्जन, अंडर स्पेशल इन्वर्जन हाउ दिस पार्टिकल विल बिहेव, ठीक है ना, वेदर इट विल बी +1 और वेदर इट विल बी -1। तो स्पेशल इन्वर्जन में तो स्पेशल कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन के साथ, अब देखो ये पार्टिकल था, ठीक है, तो वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। तो इस वेव फंक्शन में जब चेंज आता है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में, तो इट कैन हैव आइदर इट कैन बी एक फेज फैक्टर इसके साथ जुड़ गया, चाहे तो +1 होगा या -1 होगा, वेव फंक्शन के सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अंडर स्पेशल इन्वर्जन इस पार्टिकल के साथ भी, ठीक है ना, एसोसिएटेड है, ठीक है, नंबर आइदर इट इज़ +1 और आइदर इट इज़ -1। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो इंट्रिंसिक पैरिटी है इट इज़ ड्यू टू द क्वांटम फील्ड ऑफ दिस पार्टिकल। अब कोई भी पार्टिकल यदि हमारे पास है तो उसके आसपास क्या होता है, एक फील्ड होता है, ठीक है, तो वो उसका क्या क्वांटम फील्ड है, ठीक है ना। तो ये है। तो देखो ये टॉपिक थोड़ा सा ना आपको अटपटा सा लग सकता है, आप 2-3 बार यदि इसको ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये अभी क्या है, अंडर डेवलपमेंट ही है, ठीक है ना। अभी इसमें बहुत, इस इंट्रिंसिक पैरिटी में बहुत कुछ होना बाकी है। आप चाहो तो आप यदि आपका स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स में है, या हाई एनर्जी फिजिक्स की मैं बात करूँ, आप काफ़ी आगे जा सकते हो, लॉट्स ऑफ स्कोप इज देयर। तो जो इंट्रिंसिक पैरिटी है, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल प्रॉपर्टी है पैरिटी की, ठीक है, तो इट डिस्क्राइब्स हाउ द क्वांटम फील्ड ऑफ पार्टिकल बिहेव्स अंडर स्पेशल इन्वर्जन, ठीक है। अब देखो ये पता कैसे चला, अब देखो क्या हुआ कि भाई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, ठीक है। तो इनिशियल पैरिटी निकाली गई, ठीक है ना, इनिशियल पैरिटी निकाली। अब मान लो पैरिटी कितनी आई, +1, और फिर फाइनल पैरिटी भी निकाली गई, ठीक है ना। फाइनल पैरिटी कितनी आई, मान लो -1 आई, ठीक है, समझ में आया। तो हमने देखा कि भाई अब पार्टिकल जो थे, मान लो पार्टिकल जो है एस वेव एसोसिएटेड है पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में देखो फाइनल कितनी है, +1, वो सॉरी इनिशियल कितनी है, +1, फाइनल कितनी है, -1। तो पैरिटी तो क्या कंजर्व नहीं हुई, बिल्कुल भी कंजर्व होनी चाहिए थी। तो मान लो जो है एस वेव इज एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। तो इन दैट केस L इज इक्वल टू 0। तो हमारे हिसाब से पैरिटी कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो पैरिटी तो +1 आनी चाहिए, लेकिन आ कितनी रही है, सपोज -1 आ रही है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सपेरिमेंट तो झूठ नहीं बोलेगा, समझ में, एक्सपेरिमेंट तो झूठ नहीं बोलेगा भाई। L वेव इज एसोसिएटेड, पार्टिकल पैरिटी निकाली गई, आनी कितनी चाहिए थी, +1, आ कितनी रही है, -1। तो देखा गया कि भाई पार्टिकल की पैरिटी जो है -1 आ रही है, आनी +1 चाहिए थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भी पार्टिकल की खुद की भी एक पैरिटी होती है, जिसको इनहेरेंट पैरिटी बोलते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि दिस इनहेरेंट पैरिटी जो है, मतलब फिजिस्ट है प्रपोज दैट इनहेरेंट पैरिटी इज एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक स्पिन। किसके साथ, इंट्रिंसिक स्पिन के साथ इनहेरेंट पैरिटी का कुछ लेना देना है, ठीक है।
समझ में आया? तो ये है। तो अब जैसे मैंने बताया फाइनल पैरिटी आनी कितनी चाहिए थी, +1, आई कितनी, -1। तो उन्होंने कहा कि भी इस पार्टिकल के साथ ना पैरिटी जो है इसकी खुद की पैरिटी होगी, उसको -1 देंगे। तो जब हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे ना +1 में, तो कितने आ जाएगा, -1 आएगा। तो अब कंजर्व हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ जब करके देखा गया और मतलब एक स्टैंडर्ड इंट्रिंसिक पैरिटी की वैल्यूज असाइन की गई, तो देखा गया कि वो कंजर्व रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँ, देखो जो इंट्रिंसिक पैरिटी है वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑर्बिटल पैरिटी अलोन वाज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन पैरिटी कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल रिएक्शंस। तो ऑर्बिटल पैरिटी वाज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो फिजिस्ट फाउंड दैट इवन व्हेन पार्टिकल्स हैड ऑर्बिटल मोशन, व्हेन दे डू नॉट हैव एन ऑर्बिटल मोशन, जैसे L = 0 के केस में कोई ऑर्बिटल मोशन नहीं है, ठीक है, या कोई पार्टिकल है उसके साथ S वेव एसोसिएटेड है, इन दैट केस इट डजंट हैव एन ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो उस केस में उसकी पैरिटी L = 0 है, तो पैरिटी प्लस आनी चाहिए थी। लेकिन रिएक्शन स्टिल रिक्वायर्ड एन एडिशनल पैरिटी फैक्टर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स देमसेल्फ, ठीक है। उस पार्टिकल के साथ एक पैरिटी फैक्टर एसोसिएट होता है, जिसको हम इंट्रिंसिक पैरिटी बोलते हैं, समझ में आया? तो टू कंसिस्टेंटली एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड पैरिटी कंजर्वेशन अ फिक्स्ड इंट्रिंसिक पैरिटी वाज असाइन्ड टू ईच पार्टिकल, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो था ना, इसमें पाई नेगेटिव पार्टिकल को ना -1 इंट्रिंसिक पैरिटी देते हैं, ये पाई नेगेटिव पायोन था, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन अब हमने क्या क्या स्टैंडर्ड किसको माना, स्टैंडर्ड माना हमने ड्यूट्रॉन को। और उस केस में ड्यूट्रॉन में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। बाय कन्वेंशन, ठीक है, पैरिटी असाइन कर दी कि प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन की पैरिटी क्या होगी, प्लस होगी, और न्यूट्रॉन की भी प्लस होगी, ठीक है, समझ में आया? अब उन्होंने कहा एक ड्यूट्रॉन होता है, तो ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, दोनों L ऑर्बिटल में इसमें होते हैं, इस ऑर्बिटल में होते हैं दोनों। तो इसकी टोटल पैरिटी कितनी आती है, पॉजिटिव आती है। तो भाई पॉजिटिव तो तभी आ सकती है पैरिटी यदि इसकी खुद की भी पैरिटी कितनी होगी, +1, इसकी खुद की भी पैरिटी कितनी होगी, +1, ठीक है ना, समझ में आया? ये हो गई पैरिटी, और ये ऑर्बिटल पैरिटी भी आ गई। तो ये तो इंट्रिंसिक पैरिटी हो गई और ये ऑर्बिटल पैरिटी हो गई +1, ठीक है। तो क्या आ गई, अब ठीक है, +1 हो गई, समझ में आया? तो इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ड्यूट्रॉन की पैरिटी +1 है, तो भाई वो तो है भी, क्योंकि इस सेल में एस स्टेट में लाई करते हैं और ऑर्बिटल से वो +1 आता भी है। तो ये है। तो दूसरा हम क्या कर सकते थे, प्रोटॉन को मैंने -1 भी दे सकता था पैरिटी, है ना, और न्यूट्रॉन को भी मैं -1 इंट्रिंसिक पैरिटी दे दूँ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, और ऑर्बिटल पैरिटी भी क्या आ रही है, +1 आ रही है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पैरिटी भी +1, ऑर्बिटल पैरिटी भी +1, तो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड हो गया। तो माइनस भी दे सकते थे, ऐसा नहीं है प्लस ही दे सकते थे, माइनस भी दे सकते थे, लेकिन बाय कन्वेंशन प्लस लिया गया, ठीक है ना। तो टू एंश्योर दैट द पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन इज +1। अब देखो कोई भी सिंगल पार्टिकल यदि है, कोई भी सिंगल पार्टिकल हो जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है, तो उसकी जो टोटल पैरिटी होगी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंट्रिंसिक पैरिटी एंड ऑर्बिटल पैरिटी। तो मैंने जैसे बताया था पैरिटी क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव काइंड ऑफ नंबर एक तरीके से, ठीक है। तो टोटल पैरिटी क्या होगी, इंट्रिंसिक पैरिटी और ऑर्बिटल पैरिटी का प्रोडक्ट। अब मैं न्यूक्लियन की बात करूँ, एक सिंगल न्यूक्लियन, चाहे प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, तो उसकी इंट्रिंसिक पैरिटी कितनी होती है, देखो यहाँ +1 लिखा और ये -1 हो गया। अब वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस भी सेल में होगा, हम वहाँ उस L की वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे, समझ में आया? अब देखो इंट्रिंसिक पैरिटी क्या है, 1 है, तो पाई न्यूक्लियन की पैरिटी कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स में ना देखो ऐसे ही मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ईटा की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं भाई। पहले न्यूक्लियन की पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी जब इंट्रोड्यूस मैंने नहीं कराई थी यही थी, अब इंट्रिंसिक पैरिटी इंट्रोड्यूस करा दी तो न्यूक्लियन की पैरिटी भी अब भी यही है, तो +1 ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए काफ़ी बुक्स में इंट्रिंसिक पैरिटी को डिस्कस भी नहीं करते हैं, लेकिन वो करना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे रिलेवेंट पार्टिकल होते हैं जहाँ पे इंट्रिंसिक पैरिटी माइनस भी होती है, ठीक है। तो जैसे प्रोटॉन की +1 है, न्यूट्रॉन की भी +1 है, तो जो एंटी प्रोटॉन होगा उसकी -1 होगी, एंटी न्यूट्रॉन होगा उसकी -1 होगी। ये हमारे पास पाई मिजोन्स है या इनको पायोन्स बोलते हैं, इनकी -1 है। फोटोन की क्या है, -1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की +1 होती है, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो ये चीज़ें थी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। तो पैरिटी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। अब हम मैनी पार्टिकल सिस्टम की पैरिटी की यदि बात करें, तो या मैनी पार्टिकल सिस्टम कह लो या न्यूक्लियस, हमारे केस में तो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास A न्यूक्लियंस होते हैं, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियर वेव फंक्शन होगा अप्रोक्सीमेटली, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियन वेव फंक्शन, सभी न्यूक्लियंस के वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। तो टोटल पैरिटी भी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको जब मैं पैरिटी एज अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर बताया था। तो क्या होगा, ये मेरे पास टोटल पैरिटी आएगी, ठीक है। अच्छा, कितने न्यूक्लियंस हैं, A न्यूक्लियंस हैं, तो A न्यूक्लियंस हो गया, A पार्टिकल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो इंट्रिंसिक पैरिटी, और ये मेरे पास क्या हो गई, ऑर्बिटल पैरिटी। तो मेरे पास यदि 2 पार्टिकल होंगे तो मैं कैसे लिखूंगा, पहला पार्टिकल को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, दूसरा पार्टिकल को मैं ऐसे लिखूंगा यदि 2 पार्टिकल सिस्टम मेरे पास है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख लेंगे, दोनों पार्टिकल का इंट्रिंसिक स्पिन आ गया
L1 प्लस के L2, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ आ गई। तो देखो इंट्रिंसिक पैरिटी यदि न्यूक्लियंस की बात करें तो वो तो 1 होती है, तो ये तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, है ना। और न्यूक्लियंस बहुत सारे हैं, तो न्यूक्लियंस है कितने एक्चुअली में, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, तो L1 प्लस L2 ये सम होगा, है ना। तो सम हो जाएगा तो मैं समेशन आई की वैल्यू ए तक जाएगी और ये मेरे पास Li आ गया, ठीक है। तो यानी देखो ये समझ में आया। तो जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है सभी का जोड़ सम कर देंगे, सम हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। कोई डाउट है? तो 2 पार्टिकल मेरे पास यदि हैं तो 2 पार्टिकल की मैं एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है ना। तो उसकी मैं कैसे लिखूंगा टोटल पैरिटी, ए और बी तो उसकी इंट्रिंसिक पैरिटी होगी, ठीक है। और ये LA प्लस LB क्या हो गया मेरे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ऐसे भी लिखते हैं, ये इंट्रिंसिक पैरिटी होगी, ठीक है। अब ये खाली L हमने लिखा, L क्या, रिलेटिव क्वांटम, रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। क्या है रिलेट, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे सिंगल ए की पार्टिकल का हमने लिख दिया, मतलब रिलेटिव ले लिया, ठीक है ना। A प्लस बी दोनों का ना लेकर रिलेटिव ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो तो जो न्यूक्लियर पैरिटी है वो का क्या आएगी, न्यूक्लियर पैरिटी यानी न्यूक्लियस की पैरिटी +1 आएगी, यही तो होती है, फॉर्मूला ध्यान रखना। तो +1 हो गई, कब होगी, यदि ये टर्म समेशन जो है ये क्या आएगा, सब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज इवन। तो यदि ये सम पावर इवन आ गई तो +1 आएगी, पावर ओड होगी तो -1 आएगी। तो जो पेयर्ड न्यूक्लियंस होते हैं, तो पेयर्ड न्यूक्लियंस में क्या गया, एक सेल होगी, इसमें पेयर्ड न्यूक्लियंस हो गए, ठीक है ना। एक सेल में यदि 4 हो गए तो उसमें ऐसे 4 पेयर्ड हो गए, समझ में आया। तो जो एक पेयर्ड न्यूक्लियन होगा तो पेयर्ड न्यूक्लियन के लिए एक के कारण होगी, तो दूसरा इसकी मैं यदि लूँ, इस वाले के लिए लूँ तो उसके कारण पैरिटी क्या होगी, ये तो माइनस के कितनी होगी 12। सिर्फ पेयर्ड न्यूक्लियंस लिए हैं, पेयर्ड न्यूक्लियन, कोई 2 न्यूक्लियन ले लो जो पेयर्ड हो, ठीक है ना। अच्छा तो एक के कारण तो ये होगी, दूसरी सेल में वो भी है, तो सेम L होगा दोनों का, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो यानी यहाँ से मुझे पॉजिटिव मिल गया, 1 मिल गया। तो पेयर्ड न्यूक्लियंस के लिए ना हमेशा L का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अब तो पैरिटी हमेशा इवन ही होगी, यानी पॉजिटिव पैरिटी होगी। तो पेयर्ड न्यूक्लियंस की पैरिटी हमेशा क्या होगी, इवन होगी। तो अब इससे क्या पता चलता है, जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है ना वही डिसाइड करेगा अब कि आगे वह -1 आएगी या +1 आएगी, ठीक है ना। क्योंकि पेयर्ड के कारण तो हमेशा ही प्लस होगी, तो उसको हम तो वो क्या ही डिसाइड करेगा। तो उसके बाद जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन यदि कोई है तो वो हो सकता है हमें +1 दे या -1 दे। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, जो इवन न्यूक्लियाई है, तो इवन न्यूक्लियाई में सारे पेयर्ड न्यूक्लियंस होते हैं, तो उनकी पाई पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, समझ में। मैं एग्जांपल्स भी लूँगा तो मैं एग्जांपल से भी इस चीज़ को समझेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा, तो +1 होगी। इवन हमेशा ओड ए न्यूक्लियाई, चाहे प्रोटॉन ओड हो चाहे न्यूट्रॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैरिटी होगी वो सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वही डिसाइड करेगा। तो उस केस में देखो क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, ठीक है ना, अनपेयर्ड एक ही बचेगा ना, क्योंकि बाकी के कारण तो पॉजिटिव आ गई, उसका मुझे क्या करना, कुछ भी नहीं, अनपेयर्ड वाला ही डिसाइड करेगा, -+1, ठीक है। तो जो ओड न्यूक्लियाई होगा, मास नंबर यदि ओड होगा तो अनपेयर्ड के कारण डिसाइड करेगा। ओड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ओड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ओड, ठीक है ना। अब जैसे मैं यदि ये एग्जांपल ले लेता हूँ तो इसमें 7 क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी 7 है, ठीक है ना। तो दोनों ही डिसाइड करेंगे, तो पैरिटी क्या आ जाएगी, प्रोटॉन भी डिसाइड करेगा और न्यूट्रॉन भी डिसाइड करेगा, Lp प्लस के लिए, क्योंकि वही दोनों तो अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड हो गए ना, इसमें एक ही अनपेयर्ड था, इसमें 2 अनपेयर्ड है, तो पैरिटी इज डिटरमाइंड बाय अनपेयर्ड प्रोटॉन एंड अनपेयर्ड न्यूट्रॉन, तो ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। एंट्रेंसिक पैरिटी 1 होती है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन फॉर न्यूक्लियर स्टेट्स, या जिसको स्पिन पैरिटी स्टेट भी बोलते हैं, तो कोई भी देखो एनर्जी लेवल हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट का हो या एक्साइटेड स्टेट का हो, उसकी कुछ डेफिनेट पैरिटी होती है, और हम उसको पैरिटी को कैसे लिखते हैं, पाई से, ठीक है। तो मान लो कोई न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है ना। अब जैसे मैं सपोज ये न्यूक्लियर स्टेट लिया मैंने, तो उस न्यूक्लियर स्टेट में ये क्या मेरे पास टोटल स्पिन है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, स्पिन आ गई, और इसकी पैरिटी देखो क्या होगी मेरे पास, पॉजिटिव होगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, तो ध्यान रखना। तो ये है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि कोई ये इस स्टेट में पार्टिकल है सपोज, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3/2, तो पी कितना है मेरे पास 1 होता है, तो -1 आ गया, तो पैरिटी को मैं ऐसे लिखूंगा 3/2 की पावर -1। तो ये एक स्पिन पैरिटी स्टेट को ऐसे लिखते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है न्यूक्लियर स्टेट्स को लिखना, तो हम देखते ही बता सकते हैं। तो 2 पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होगा, 2 तो उसका न्यूक्लियर स्पिन हो गया, या टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, और प्लस का मतलब होगा पॉजिटिव पैरिटी, ठीक है ना।
देखो पैरिटी एज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, तो देखो ये मैंने जैसे पहले भी आपको डिस्कस किया था कि पैरिटी कंजर्व्ड क्वांटम नंबर है, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में कंजर्व होती है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स में, तो यहाँ जस्ट आई हैव मेंशन इट, ठीक है ना, बस ऐसे मेंशन कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो देखो कंजर्व कहने का मतलब देखो ये होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी या ट्रांजिशंस होगी उसमें जो टोटल पैरिटी होगी ना इनिशियल स्टेट की, और टोटल पैरिटी होगी जो फाइनल स्टेट की, वो कंजर्व होगी, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेट की पैरिटी और फाइनल स्टेट्स की पैरिटी कंजर्व होगी, तो वो तो होगी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात। अब कोई पार्टिकल है मान लो ए, ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, बी और सी पार्टिकल दिया, तो ए ने दो पार्टिकल्स को, ए पर था वो फाइनल स्टेट क्या हो गई बी, और एक सी पार्टिकल उसने क्या कर दिया, इमिट किया, ठीक है ना। ये पार्टिकल क्या हुआ, इमिशन से आया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, जो पैरिटी होगी ए पार्टिकल की, ठीक है ना, और पैरिटी होगी जो बी पार्टिकल की, और पैरिटी ऑफ द सी यानी इमिटेड पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं। एक पार्टिकल था, ठीक है ना, उसने एक फाइनल स्टेज में हो गया, ठीक है ना, और उसने कोई पार्टिकल इमिट किया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना, समझ में आया। तो जैसे ए प्लस बी से मुझे सी प्लस डी मिला है, तो पैरिटी ऑफ पाई ए पैरिटी ऑफ बी शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई पैरिटी ऑफ डी, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ध्यान रखना। तो पैरिटी कंजर्व नहीं होती वीक इंट्रैक्शंस में, विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ पैरिटी वॉयलेशन इन 1957 बाय ली एंड यंग एंड दे गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है ना। वी विल डिस्कस अबाउट पैरिटी वॉयलेशंस, है ना, एंड हाउ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर रिटर्न, ठीक है, इन पार्टिकल फिजिक्स। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी निकालना है, किसका, कैल्शियम का। अब देखो कैल्शियम में कितना, जेड की वैल्यू कितनी मेरे पास 20, तो प्रोटॉन्स तो इवन है, न्यूट्रॉन्स ओड है। तो जो प्रोटॉन कन्फिग्रेशन है उसको हम देखो कैसे भरते हैं। तो देखो ये ना न्यूक्लियर सेल मॉडल में पढ़ेंगे हम, प्रोटॉन स्टेट और न्यूट्रॉन स्टेट को ना अलग अलग भरते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये स्टेट्स कैसे है ना, ये तो वो न्यूक्लियर सेल मॉडल में पढ़ेंगे। आप बस सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दो, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो 20 है, तो देखो यहाँ पर हम नंबर ऑफ, जैसे कोई भी स्टेट है, अब जैसे मेरे पास 1p 3/2 है, तो इस स्टेट में कितने प्रोटॉन आएंगे, कितने न्यूट्रॉन आएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा। तो देखो 2j+1 से डिसाइड होते हैं। या मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे ये क्या है, इसका टोटल क्वांटम नंबर, वो सॉरी न्यूक्लियर स्पिन क्या है 3/2 ही, तो j ही तो है न्यूक्लियर स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो कितना है 3/2 + 1, ये कितना कट गया, तो 4। तो इस स्टेट में 4 आएंगे। तो जैसे 1/2 है तो इसमें 2 आएंगे, इसमें 3/2 है, इसमें कितने आएंगे 4, 1/2 है इसमें कितने आएंगे 2, ये 5/2 है तो इसमें कितने आएंगे 6, 1/2 है तो इसमें कितने आएंगे 2, 3/2 है तो इसमें कितना आएंगे 4, और 7/2 है तो इसमें कितने आएंगे 8 आएंगे। तो देखो 20 है, तो देखो दो प्रोटॉन भरते हैं, पहले प्रोटॉन भरो। तो देखो 2 इसमें आ गए, 4 इसमें हो गए, 6 और 2 8, 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20, तो नहीं D 3/2, यहाँ तक तो 20 पूरे भरे गए। तो देखो लास्ट टाइम में 4 पूरे आने थे, आगे। अब देखो ऑल प्रोटॉन्स क्या पेयर्ड है, अब देख लो ना, देखो ये पेयर्ड हो गया, ठीक है ना, ये दोनों पेयर्ड हो गए, ये इसके साथ पेयर्ड हो गया, ये और ये भी पेयर्ड, तो ये इसके साथ पेयर्ड, ये इसके साथ पेयर्ड, ये इसके साथ पेयर्ड, ये इसके साथ, तो देखो ये इसके साथ पेयर्ड और ये इसके साथ पेयर्ड, ठीक है ना। तो मैं देखो बंच बना देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो। तो देखो क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, समझ में आ गई बात। तो प्रोटॉन्स तो सारे पेयर्ड है, प्रोटॉन्स क्या हैं, सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये न्यूट्रॉन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोटॉन स्टेट हमने लिखी है। अब क्या है कि हमारे पास अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है, क्योंकि n क्या है 21 है, तो देखो प्रोटॉन की तरह पूरा भरा गया, तो सेम एनर्जी लेवल्स है, अलग अलग भरते हैं, तो ये 21 आ गया 21, तो यहाँ पर आने कितने चाहिए था वैसे 8, लेकिन है कितना 1, तो इनके कारण तो पैरिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो बस यही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये है कि सेल में 1f 7/2 सेल में, तो इस सेल में है, तो यानी यहाँ पर ये 1f 7/2 सेल में कितने हैं 1, एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है। तो ये जो 21st अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है यही डिसाइड करेगा। तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी हो गई 3, F है ना, तो L की वैल्यू कितनी होगी 3, J कितना है 7/2, तो एक ही है, तो एक ही है, तो न्यूक्लियर स्पिन कितनी हो जाएगी मेरे पास 7/2, ठीक है। पैरिटी कितनी होगी -1/, ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितनी होगी -1। देखो इंट्रिंसिक पैरिटी भी लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, है ना, लेकिन वो तो 1 ही होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, तो इसलिए लिखा नहीं गया, ठीक है ना, अंडरस्टूड है, तो -1 होगी। तो मैं कैसे लिखूंगा अपनी स्टेट को, तो 7/2, ठीक है, ये माइनस, देखो ये समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रोटॉन 8 प्रोटॉन है, तो देखो इसमें 2 आ गए, 3/2 वाली में 4 आ गए, इसमें कितने आ गए 1/2 आ गए, तो 2 4 2 6 और 2 8, तो कंप्लीटली फिल हो गए। तो प्रोटॉन्स तो पेयर्ड है, न्यूट्रॉन्स n है, न्यूट्रॉन्स क्या हो गए मेरे पास 9 है,
तो देखो ये 9th अनपेड न्यूट्रॉन मेरे पास इसमें आ गया, तो ये किस में है 1d 5/2 में है, तो जे की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यानी यही आई बी होगा। और ठीक है, समझ में आया। तो टोटल न्यूक्लियर स्पिन आ गई मेरे पास। पैरिटी निकालनी है तो पैरिटी ये होगी, ठीक है, तो ये तो +1 होती है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक पैरिटी। एल की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, डी की वैल्यू 2 है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया। तो देखो ये कितना आ गया 5/2 पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं देखो एल्युमिनियम की, ठीक है ना, तो इसमें 13 प्रोटॉन है 13 न्यूट्रॉन है ना, तो दोनों ही प्रोटॉन भी ओड, तो प्रोटॉन ओड है तो प्रोटॉन अनपेड मिलेगा, न्यूट्रॉन भी ओड है तो न्यूट्रॉन भी अनपेड मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो देखो, तो प्रोटॉन कन्फिग्रेशन यदि मैं करूँ तो देखो प्रोटॉन कितने 13, तो देखो इसमें 2 आ गए इस सेल में, इसमें कितने आ गए 4, 2 इसमें आ गए, तो 4 2 6 2 8, ठीक है, और इसमें कितने आ गए 5, ठीक है, तो आने कितने चाहिए थे इसमें 6, तो देखो एक अनपेड है, देखो ये इसके साथ पेयर्ड, ये इसके साथ पेयर्ड, तो ये दोनों तो पेयर्ड हो गए, ये मेरे पास अनपेड बचा, ये मेरे पास क्या बचा अनपेड, ठीक है ना। तो देखो ये समझ में आ गई बात। तो देखो, तो यहाँ पे देखो अनपेड प्रोटॉन बचा है इस सेल में, तो ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास एलपी कितना होगा प्रोटॉन के लिए 2, इस प्रोटॉन के लिए डी है ना, तो 2 हो गया, इस प्रोटॉन के लिए जे की वैल्यू कितनी होगी 5/2, तो देखो ये मैंने लिख लिया, ठीक है ना, समझ में आई बात। न्यूट्रॉन कन्फिग्रेशन 15 होता है, देखो 2 इसमें भरेंगे, 4 इसमें आ गए, 2 इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना, 6 इसमें आ गए, और ये एक एक्स्ट्रा ये रहा, ठीक है। तो किस सेल में है 2s12 सेल में है, तो एल का वैल्यू देखो एस कितना होता है 0, तो न्यूट्रॉन के लिए आ गया, तो न्यूट्रॉन के लिए ये 0 है, और जे न्यूट्रॉन के लिए 1/2 है, तो ये भी मैंने निकाल लिया, समझ में आया। अब देखो टोटल पैरिटी क्या होगी, तो टोटल पैरिटी मेरे पास LP प्लस में LN, ठीक है ना। इंट्रिंसिक पैरिटी भी मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, ठीक है ना, तो ये तो 1 होती है, तो 1 हो गई, ये तो 1 हो गया, तो LP कितना है मेरे पास 2, LN कितना है 0, ठीक है ना, तो ये मेरे पास कितना आ गया +1, तो पैरिटी तो पॉजिटिव आ गई। टोटल न्यूक्लियर स्पिन, तो देखो आई की वैल्यू मेरे पास कितना है, ठीक है ना, ये 5/2 है और 1/2 है, यही तो है ना, तो आई कितना होगा देखो, ये मेरे पास आएगा 5 - 1 4/2, तो 2 आ सकता है और ये 3 आ सकता है, तो आई की वैल्यू 2 और 3 आ सकती है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई की वैल्यू कितनी होती है 3, ये नॉर्डियम्स रूल से हम निकालते हैं, ये मैं जब न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ाऊंगा तब समझेंगे, ठीक है ना। अभी बस मेन फोकस जो हमारा जो करंट टॉपिक है उस पर है। तो आई की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 3 हो गई, पैरिटी पॉजिटिव आई है तो ये 3 पॉजिटिव, समझ में आया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात करते हैं 4th एग्जाम्पल की, तो फाइंड द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम स्टेट, तो हम पैरिटी निकालेंगे। तो ये एक हमारे पास क्वांटम स्टेट दे दी, तो अंडर स्पेशल इन्वर्जन हम जानते हैं क्या होता है, आर तो चेंज नहीं होता है, थीटा किस में चेंज होता है पाई माइनस थीटा में, और फाई किस में चेंज होता है प्लस के पाई, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई ऑर्बिटल नंबर तो है नहीं जो हम उससे पता करके निकाल सकते हैं, तो सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको किया, ठीक है। तो देखो, तो बी ऐसा एज इट इज़, आर भी एज इट इज़, -r/, में ए नोड, ये भी एज इट इज़, ठीक है ना, बस साइन। तो थीटा को मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस के थीटा, e⁻⁻ क्या है, और फाई को क्या लिखूंगा पाई प्लस के फाई, सब चेंज कर दिया। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली साइन थीटा ही आएगा, तो ये साइन थीटा आ गया, ठीक है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, समझ में आया। इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ e⁻⁻ के आई फाई, ठीक है, और ये e⁻⁻ के आई, ये आ गया, समझ में आई बात। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास इसको हम लिखेंगे कोस, ठीक है ना, -पाई प्लस आयोटा, ठीक है ना, साइन माइनस के पाई, तो ये तो 0 हो गया। ये टर्म क्या आएगी मेरे पास कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से क्या मिला माइनस मिला, ठीक है ना। तो ये मेरे पास e⁻⁵, यानी BR e⁻⁻r में ये नोट माइनस टर्म में मिली, तो माइनस आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है, तो माइनस टर्म आ गया एक एक्स्ट्रा, तो पैरिटी आइगन वैल्यू -1 आई है, तो बोर्ड पैरिटी आए, है ना, माइनस से तो और पैरिटी हो गया, समझ में आई चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। तो देखो अब बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स से ही हम उनको जो स्टैटिस्टिकल नेचर है उसी से हम पता कर सकते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारे पार्टिकल यदि हो जाए, अब ये सिंगल 1 और 2 पार्टिकल्स है, देन दे कैन बी स्टडी जस्ट फ्रॉम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर एंड सम ऑफ देम आर इवन
इंडिस्टिंग्विजिबल। अब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में मैं क्या डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। सो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू प्ले। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स, द न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द क्वांटम स्टैटिस्टिकल बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। ठीक है ना? इफ वी हैव आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर देयर, सपोज कार्बन न्यूक्लियाई इज देयर, है ना, तो लॉट्स ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई आर देयर, वी हैव टू स्टडी इट। सो न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू प्ले। ठीक है ना? तो जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है आइडेंटिकल न्यूक्लियाई का, ठीक है ना, इट रिफर्स टू न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। तो इट डिस्क्राइब्स हाउ द टोटल वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियाई चेंजेस अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू न्यूक्लियाई। सो अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू न्यूक्लियाई वेदर द टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है ना? तो इज गिवन बाय न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। तो सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू न्यूक्लियाई और अंडर द एक्सचेंज ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स वी कैन से। ठीक है? तो स्पिन स्टैटिस्टिक्स थ्योरम क्या कहती है कि न्यूक्लियाई को ना दो तरीके से हम बांट सकते हैं। स्टैटिस्टिकल कैटेगरी दो है डिपेंडिंग अपॉन देयर टोटल स्पिन, तो तभी तो नाम पड़ा है स्पिन स्टैटिस्टिक्स। एक तो होता है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स और एक होता है बोस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो कोई भी यदि पार्टिकल है ना, हम तो न्यूक्लियाई के डिस्कस करते, तो न्यूक्लियाई जो है जिनका हाफ इंटीजर स्पिन है, तो जैसे 1/2, 3/2, 5/2, तो दे ओबे फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स एंड आर कॉल्ड फर्मियंस। समझ में आया? ठीक है ना? अब देखो यहाँ तो न्यूक्लियाई होगा, कोई भी पार्टिकल हो, यदि मैं जनरल वे में बता, इवन इफ देयर इज अ पार्टिकल, उस पार्टिकल का यदि हाफ इंटीजर स्पिन है 1/2, 3/2, तो दे फॉलो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स और उन पार्टिकल्स को हम फर्मियंस बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है? 1/2 है। प्रोटॉन कितना होता है? स्पिन 1/2 है। न्यूट्रॉन कितना होता है? 1/2 है। ठीक है ना? समझ में आया? तो मैं न्यूट्रॉन पूछूँ आपसे, न्यूट्रॉन है क्या? तो न्यूट्रॉन एक फर्मियन है। क्या है? फर्मियन है। ठीक है? जिस भी पार्टिकल का हाफ इंटीजर स्पिन होगा वो फर्मियन हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? फर्मियन होगा। ठीक है? अब देखो न्यूक्लियाई में क्या होता है, जो ओड मास नंबर है, ठीक है ना, समझ में आया? तो ओड मास नंबर वाले जितने भी न्यूक्लियाई हैं दे बिहेव एज अ फर्मियन। तो ओड मास न्यूक्लियाई को मैं फर्मियंस बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? फर्मियंस बोल सकता हूँ। बोरोन है सपोज मेरे पास, ठीक है ना, या लिथियम है, तो सॉरी नहीं लिथियम नहीं, ठीक है, हाँ बोरोन, हम क्या, बोरोन का मास नंबर कितना होता है? 5 या नहीं, 5 नहीं होता बोरोन का मास नंबर, एटॉमिक नंबर 5 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है? अब जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गया 1735, मास नंबर क्या है? ओड है। तो दिस न्यूक्लियाई इज अ फर्मियन। क्या है? ये फर्मियन होगा। ठीक है ना? तो क्योंकि मैंने आपने अभी पढ़ाया भी था आपको, ओड मास नंबर ही वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका इंटीजर स्पिन, हाफ इंटीजर स्पिन होता है। तो जब हाफ इंटीजर स्पिन है तो वो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे और उनको हम फर्मियंस बोलेंगे। ठीक है? ये तो न्यूक्लियाई की बात होगी। इवन इन जनरल कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है ना, हाफ इंटीजर स्पिन यदि है तो फर्मियन होगा। ठीक है? तो फॉर अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल फर्मियोनिक न्यूक्लियाई, जो टोटल वेव फंक्शन होता है, इट मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। है ना? बहुत सारे पार्टिकल है, 1 और 2, आप 2 का चेंज कर दो तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा। ठीक है? ठीक है? सो ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना? इन्हीं को ऐसे भाई हमने देखा स्पिन 2 आती है भाई, एक तो 0, 1, 2, 3 हो सकती है या 1/2, 3/2 हो सकती है। तो इनको फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स में बांट दिया, इनको फर्मियंस कहा और इनको बोसोन्स कहा। ठीक है? अच्छा, हम फर्मियंस की बात कर रहे थे, तो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा ऐसे सिस्टम्स का? एंटीसिमेट्रिक होगा अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये हम कहे अंडर पैरिटी ऑपरेशन टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक। ठीक है? समझ में आया? और ये एंटीसिमेट्रिक, इट इज द बेसिस ऑफ द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट दैट नो टू आइडेंटिकल फर्मियंस कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। ठीक है? समझ में आया? तो ध्यान रखना। ठीक है? तो फर्मियंस पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और नो टू फर्मियंस कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? इट इज बिकॉज ऑफ दिस एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं बोसोन की। बोस आइंस्टाइन, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास टोटल स्पिन 0, 1, 2, 3 है, ठीक है, इंटीजर है, तो उनको बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं और दे आर कॉल्ड बोसोन्स। या कोई भी पार्टिकल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन न्यूक्लियाई, इवन एनी पार्टिकल हैविंग इंटीजर स्पिन 0, 1, 2, 3, दे फॉलो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड आर कॉल्ड बोसोन्स। क्या बोलते हैं इनको? बोसोन्स बोलते हैं। अच्छा, तो जो न्यूक्लियाई का मास नंबर इवन है, नाइट्रोजन 7, 14, ठीक है ना, हीलियम 2, 4, तो इनका जो मास नंबर है वो क्या है? इवन है, 14, 4। तो ये क्या है? बोसोन्स है। क्या है ये? इनको मैं क्या बोलूँगा? बोसोन्स बोलूँगा। तो इवन इन न्यूक्लियाई बिहेव्स एज बोसोन्स, दे आर बोसोन्स। ठीक है? तो फॉर सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल बोसोनिक न्यूक्लियाई, जो टोटल वेव फंक्शन होगा, इट मस्ट बी सिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। ठीक है? समझ में आया? ये है। अब देखो, वेव फंक्शन इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना, अंडर द एक्सचेंज ऑफ टू पार्टिकल्स। तो अनलाइक फर्मियंस, बोसोन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मल्टीपल बोसोन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। एक ही स्टेट में बहुत सारे बोसोन्स हो सकते हैं। ठीक है ना?
तो ध्यान रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की यदि हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, ठीक है। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को -1 बोल देते हैं नंबर, और बोस आइंस्टाइन्स को या बोसोन्स को हम +1 देते हैं। तो कैसे, तब देखो हम एग्जांपल से इस चीज़ को समझेंगे। तो जो स्टैटिस्टिक्स होगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, इट इज़ सिमिलर टू पैरिटी, ठीक है ना। तो पैरिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स जो है, इट इज गिवन बाय द फॉर अ सिस्टम, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो पैरिटी है, इट मस्ट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एनिहिलेशन की बात करें, ये क्या है, ये एक फर्मियोन है। तो फर्मियोन है तो फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मियोन है तो माइनस होगा मल्टीप्लाई। ये क्या है, प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन है, सॉरी एंटी प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन है, ये भी फर्मियोन है। तो कितना होगा, +1। तो बिफोर एनिहिलेशन तो स्टैटिस्टिक्स +1 आई है। फोटोन है ये, तो फोटोन जो होता है बोसोन होता है। फोटोन क्या होता है, बोसोन होता है। तो उसका बोसोन का हमने +1 असाइन की वैल्यू, तो +1 असाइन की, तो +1 आ गया। तो बिफोर और आफ्टर क्या आ गया, सेम स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कंजर्व्ड है। तो दिस रूल होल्ड्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इवन फॉर वीक इंट्रैक्शंस ऑल्सो, ठीक है ना, समझ में आया। अब वीक इंट्रैक्शंस में क्या होता है, पैरिटी वॉयलेशन होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पैरिटी वॉयलेशन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स वॉयलेशन नहीं है। वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग, वेदर इट इज वीक, वेदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, इट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, डिटरमाइन द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ऑफ 714 एज अ कंपोजिट न्यूक्लियस। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एज अ कंपोजिट न्यूक्लियस की यदि हम बात करें, तो मास नंबर क्या है, इवन है। तो मास नंबर यदि इवन है, ठीक है ना, तो मास नंबर इवन है तो क्या होगा, हमारे पास इंटीजर स्पिन आएगी। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा। नहीं तो आप ध्यान रखना, कोई भी वो हो। अब देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियॉन्स ही तो है। कितने न्यूक्लियॉन्स है, 14 न्यूक्लियॉन्स है। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, वैसे तो फर्मियॉन्स होते हैं। तो इवन फर्मियॉन्स हैं, मैं कह सकता हूँ। तो इवन फर्मियॉन्स मिलके तो इंटीजर स्पिन ही देंगे, तो वो बोस आइंस्टाइन फॉलो करेंगे, ठीक है। यदि इंडिविजुअली बात करें, एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स की यदि मैं देखो बात करूं, तो 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्पिन होता है 1/2 होता है। तो इंडिविजुअली दे आर फर्मियॉन्स, बट एज अ कंपोजिट न्यूक्लियस दे फॉलो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअली दे फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, समझ में, ठीक है। तो ईच न्यूक्लियन क्या है, फर्मियन है। तो टोटल स्टैटिस्टिक्स यदि निकालनी होगी सिस्टम की मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 14 के 14 न्यूक्लियंस है। तो देखो एक हर एक का -1 आएगा ना, क्योंकि फर्मियन है। तो 14 है, तो देखो कितना मिला, +1 मिला, ठीक है। तो इंडिविजुअली मैंने निकाला, एज असेंबली ऑफ न्यूक्लियंस भी निकाला, और इंडिविजुअली निकाला और कंपोजिट निकाला। तो दोनों तरीके से सेम आ रहा है। तो जो नेट स्टैटिस्टिक्स है वो बोस आइंस्टाइन की, चाहे वो कंपोजिट न्यूक्लियस से निकालो या इंडिविजुअली निकालो, सेम आ रहा है। देखो +1 आ रहा है इंडिविजुअली टोटल, और वैसे भी, ठीक है। यदि मैं एक सिंगल न्यूक्लियन की बात करूँ, तो वो फर्मियन है, वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा। तो ये मेरे पास क्या होगी, समरी। तो फर्मियोनिक न्यूक्लियाई यदि है, मास नंबर यदि ओड है तो फर्मियन, मास नंबर इवन है तो वो बोसोन है। या मैं जनरल रूल की यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वो नंबर ऑफ फर्मियोन्स यदि ओड है, तो नंबर ऑफ फर्मियोन्स, सपोज नंबर ऑफ फर्मियोन्स क्या है, ओड है, ठीक है, तो वो फर्मियोन ही रहेगा, है ना। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ही फॉलो करेगा, क्योंकि जो हाफ इंटीजर स्पिन है ना, वो वेक्टर की फॉर्म में ऐड होगा, ठीक है, तो वो ओड ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ फर्मियोन्स यदि किसी सिस्टम में इवन है, तो देखो फर्मियोन्स हाफ इंटीजर होते हैं और वो इवन है, तो वो ऐड होके इंटीजर वैल्यू देंगे, तो उस केस में वो बोसोन्स होंगे। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, ठीक है ना। इंडिविजुअली फर्मियोन्स है, लेकिन वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब नंबर ऑफ बोसोन्स चाहे ओड हो या इवन हो, किसी भी सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है, ऐड होने पर हमेशा इंटीजर स्पिन मिलेगा, 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो वो हमेशा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।